हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एमआर क्लासेस। मैं मनोज कुमार रवानी। और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सकें। आज मैं करंट अफेयर्स के लास्ट वीक के 50 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो लास्ट फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त है और 50 मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट है। तो आगे भी मेरी यही कोशिश रहेगी कि वीकेंड में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस एक बार में मैं आपके साथ डिस्कस करूं और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका लाभ उठा सकें। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, डोनाल्ड ट्रम्प हैज साइंस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स अगेंस्ट हायरिंग विच टाइप ऑफ वीजा होल्डर्स फॉर फेडरल कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स। यहाँ पे जॉब्स छूट गया है, फेडरल कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रम्प ने रिसेंटली किस टाइप के वीज़ा के अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है और उसको हटाने के बाद किया जा रहा है फेडरल जॉब्स के लिए। ठीक है, उसको बंद करने का बात किया जा रहा है। तो ऑप्शन है यहाँ पे H2A, H2B, H1B, H3। तो इसका जवाब है दोस्तों H1B। तो H1B वीज़ा के जरिए जो है यूएसए में आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते थे। जो H1B वीज़ा होल्डर्स थे वो यूएसए में अदर कंट्री से जाके जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते थे, बट अभी इसके थ्रू रिक्रूटमेंट बंद कर दिया गया। ठीक है, तो इसके थ्रू अभी रिक्रूटमेंट बंद कर दिया गया है। पहले क्या थी कि जो यूएसए बेस्ड जो एम्प्लॉयर्स थे वो क्या करते थे कि 20% जो अपना एम्प्लॉई है, 20% एम्प्लॉई जो है वो अदर कंट्रीज से आउटसोर्स करते थे। ठीक है, अदर कंट्री से आउटसोर्स करते थे 20%। अब क्या हो गया है कि ये H1B जो वीज़ा नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, जो वीज़ा टाइप के अकॉर्डिंग जो रिक्रूटमेंट होती थी वो रिक्रूटमेंट यूएसए ने बंद करने के बाद कहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि अमेरिकन्स जो है वहाँ के वो काफ़ी ज़्यादा जॉब लॉस हो रहे हैं उनका, और जिसके कारण वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस अमेरिकन्स को देने की बात कही जा रही है, और जो बाहर से जो भी बाहर कंट्री से आ रहे हैं एम्प्लॉई उनको हटाने की बातें कही जा रही। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चंस था। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। Who has appointed new CEO of HDFC Bank recently for next 3 years, अक्टूबर 2020 से 2023 तक। पहला ऑप्शन है शशिधर जगदीशन, दूसरा ऑप्शन आदित्य पुरी, तीसरा ऑप्शन मलय पटेल, चौथा ऑप्शन श्यामला गोपीनाथ। तो अभी HDFC ने किसको अभी अपना सीईओ, नया सीईओ जो नियुक्त किया है, तो इसका आंसर है शशिधर जगदीशन। शशिधर जगदीशन को अभी HDFC ने अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। ये 1996 में HDFC ज्वाइन किए थे एज ए मैनेजर। ठीक है, आदित्य पुरी जो है, आदित्य पुरी ये फॉर्मर HDFC के सीईओ थे। ठीक है, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। Guyana gets new president of the country. What is the name of president? एंड जो ऑप्शन है हमारे पास ये है भरत जगदेव, मनिका टी, मार्क फिलिप्स, डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। तो गुयाना ने अभी जो नया इलेक्शन हुआ उसमें 9th प्रेसिडेंट जो इलेक्ट हो गया है, तो उनका नाम आपको बताना है। तो उसका आंसर है डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। ठीक है, डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली अभी रिसेंटली इलेक्ट होके प्रेसिडेंट बने हैं, और इससे पहले जो है फॉर्मर प्रेसिडेंट जो है भरत जगदेव थे। भरत जगदेव को अभी वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। ठीक है,
इसके अलावा मार्क फिलिप की बात करते हैं। मार्क फिलिप जो है ये सेम इलेक्शन के थ्रू प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट के लिए इलेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर ये है और प्रेसिडेंट ये है। गुयाना में एक्चुअली प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है और ये गुयाना जो है साउथ अमेरिका के टॉप पे लाई करती है। ग्रीन कलर का आप देख सकते हैं और ये काफ़ी गरीब कंट्री है। काफ़ी दिनों तक ये अंग्रेज़ों ने गुलाम बना के रखा था इसे और 1966 में इसे फ्रीडम मिला था। इसका कैपिटल जॉर्ज सिटी है। जॉर्ज सिटी ठीक है। आते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। Who has recently appointed DG Director General of AIR News, All India Radio News? डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ को किसको अभी अपॉइंट किया गया रिसेंटली? ऑप्शन है गिरिधारी मोहंती, मट्टू जेपी सिंह, जयदीप भटनागर, प्रकाश जावड़ेकर। तो इसका आंसर है जयदीप भटनागर। जयदीप भटनागर को अभी रिसेंटली जो है डीजी ऑफ एयर न्यूज़ अपॉइंट किया गया। ठीक है, इससे पहले फॉर्मर जो डायरेक्टर जनरल थे वो गिरिधारी मोहंती थे। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी जयदीप भटनागर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। व्हाट वाज द थीम फॉर दिस ईयर ऑफ वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक? वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया गया, तो उसका थीम क्या था? तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर है सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर हेल्थियर प्लैनेट। सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर हेल्थियर प्लैनेट जो है इस साल का थीम था ब्रेस्ट फीडिंग वीक, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। ठीक है, आते हैं 6th क्वेश्चन पे। फर्स्ट टेक्निकल इंस्टीट्यूट टू ऑफर एमए इन लिटरेसी आफ्टर एनईपी 2020। नई जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है 2020 में जो इम्प्लीमेंट की गई है, तो उसके बाद कौन सी पहली टेक्निकल इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी है जिन्होंने कोई जनरल कोर्स जैसे कि एमए इन इंग्लिश लिटरेसी ऑफर किया है? तो इसमें से पहला सा आता है ऑप्शन आईआईटी मद्रास, दूसरा आईआईसी बेंगलोर, तीसरा एनआईटी त्रिची और फोर्थ ऑप्शन है एनआईटी वारंगल। तो इसका आंसर है एनआईटी त्रिची। एनआईटी त्रिची ने रिसेंटली जो है एमए इन इंग्लिश लिटरेसी कोर्स ऑफर करना स्टार्ट किया है। तो ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है, नई शिक्षा नीति के तहत जो है, आप साइंस से बिलोंग कर रहे हो, कॉमर्स से बिलोंग कर रहे हो या आर्ट्स से बिलोंग कर रहे हो, मैटर नहीं करता। साइंस वाले आर्ट्स पढ़ सकते हैं, साइंस वाले कॉमर्स पढ़ सकते हैं, कॉमर्स वाले साइंस पढ़ सकते हैं, आर्ट्स वाले कॉमर्स पढ़ सकते हैं, आर्ट्स वाले साइंस भी पढ़ सकते हैं, मैटर नहीं करता। तो जो नई शिक्षा नीति है उसके तहत जो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज और टेक्निकल इंस्टीट्यूट थे उन्होंने भी अब जनरल कोर्स प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, आते हैं 7th क्वेश्चन पे। डिफेंस मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड ड्राफ्ट डीपीईपी 2020 डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी in which how much turnover has set to achieve till 2025। ठीक है, by export and service for aerospace and defense goods। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी लॉन्च किया है। तो इसके तहत 2025 तक जो है इंडिया से एरोस्पेस और डिफेंस गुड्स को एक्सपोर्ट करके और उसके सर्विस प्रोवाइड करके
कितना कितना का बजट 2025 तक अचीव करने का टारगेट है। ठीक है, तो ऑप्शन है 35,000 करोड़, 125,000 करोड़, 175,000 करोड़, 135,000 करोड़। तो इसका आंसर है 175,000 करोड़ अचीव करने का टारगेट लिया गया है। तो इसके अंतर्गत क्या होगा कि इसको इसको लॉन्च किया था हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने, और इसको इसके अकॉर्डिंग जो है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है आत्मनिर्भर भारत जो है, आत्मनिर्भर भारत के तहत जितने भी डिफेंस सेक्टर्स हैं और जितने भी डिफेंस प्रोडक्शन जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा, उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे ताकि हम आत्मनिर्भर बन सके डिफेंस प्रोडक्शन के मामले में, और इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो कि हम उसे बाहर एक्सपोर्ट भी कर सकें, डिफेंस गुड्स और एरोस्पेस रिलेटेड गुड्स। ठीक है, तो इस प्रोग्राम के तहत अप्रोक्सीमेट 250 से 300 जो स्टार्टअप कंपनियां हैं, नई नई छोटी छोटी स्टार्टअप कंपनियां हैं, उनको बढ़ावा देगी गवर्नमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन देगी। ठीक है, अब आते हैं 8th क्वेश्चन। फर्स्ट अरब कंट्री टू हैव न्यूक्लियर पावर प्लांट। अरब कंट्री में ऐसा कौन सा पहला कंट्री बन गया है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट सबसे पहला स्टेब्लिश किया? पहला ऑप्शन है कतर, दूसरा ऑप्शन बहरीन, तीसरा यूएई और चौथा ऑप्शन ओमान। तो इसका आंसर है यूएई। यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अपने कंट्री में न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टेब्लिश किया है। ठीक है, तो ये अरब कंट्रीज में सबसे पहला कंट्री बन गया जिसके पास न्यूक्लियर पावर प्लांट है, और इसका कॉस्ट टोटल आया है $22.4 बिलियन। ये बरक्का नामक जगह अबू धाबी में जो है वहाँ पे बनाया गया, और इसको बनाया है कोरिया इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन ने। ठीक है, जब ये इसका दावा किया जा रहा है कि जब ये फुल फ्लेज में वर्क करने लगेगा, ऑपरेशन होने लगेगा फुल्ली, तो ये 25% जो यूएई का इलेक्ट्रिसिटी नीड है वो फुलफिल करेगा, 25% अकेला। ठीक है, आते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। इंडियन रेलवे हैज रिसेंटली स्टार्टेड टू रन फर्स्ट एवर ट्रेन नेम्ड एज व्यापार माला एक्सप्रेस इन बिटवीन विच स्टेट्स टू कनेक्ट विथ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करने के लिए इंडियन रेलवे ने रिसेंटली व्यापार माला नामक एक्सप्रेस चलाया है। तो ये जो ट्रेन है किन दो स्टेट्स के बीच में चली थी? तो पहला ऑप्शन है दिल्ली असम, दिल्ली त्रिपुरा, यूपी त्रिपुरा, एमपी त्रिपुरा। तो इसका आंसर है दिल्ली टू त्रिपुरा। दिल्ली से त्रिपुरा तक चलाया गया ये व्यापार माला एक्सप्रेस, और इसमें 46 जो बोगियां हैं, 46 डब्बा हैं, और इसमें जो अनाज जो है चावल, गेहूं और दाल, इसका ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो मेनली इससे कनेक्ट किया गया है पंजाब से लेके त्रिपुरा तक ऑपरेट होगी। पंजाब से लेके त्रिपुरा तक ऑपरेट होगी। तो कुछ की पॉइंट्स देखते हैं इसके। ये जो ट्रेन चलाई गई थी ये डिपार्ट हुई थी दिल्ली किशनगंज स्टेशन से, और जिरानिया जो त्रिपुरा वो लास्ट स्टॉपेज थी, और ये कवर करेगी 2673 किलोमीटर। ठीक है, पंजाब से त्रिपुरा तक। एंड 46 वैगन्स हैं इसमें, राइस वेट और पल्सेस के लिए। 10th क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज रिसेंटली अपॉइंटेड एज एयर मार्शल चीफ ऑफ वेस्टर्न कमांड। तो एयर मार्शल चीफ जो होता है वो एयरफोर्स में सेकेंड सेकेंड हाईएस्ट पोस्ट होता है। ठीक है, सेकेंड हाईएस्ट पोस्ट होता है, और
रिसेंटली अभी वेस्टर्न कमांड से किसे अपॉइंट किया गया है? ऑप्शन है वी आर चौधरी, वी सुरेश, आर के एस भदौरिया, बी एस धनोवा। तो इसका आंसर है वी आर चौधरी। वी आर चौधरी को अभी रिसेंटली वेस्टर्न कमांड का एयर मार्शल चीफ अपॉइंट किया गया। वेस्टर्न कमांड का यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, वेस्टर्न कमांड जो है एयरफोर्स विंग, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में, ठीक है। 11th क्वेश्चन पे आते हैं। द पॉलिटिशियन डाइड रिसेंटली सर्व्ड एज अ समाजवादी पार्टी जनरल सेक्रेटरी, नेशनल स्पोक्स पर्सन एंड राज्यसभा मेंबर एंड ऑल्सो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एक पॉलिटिशियन मरे हैं अभी रिसेंटली, तो वो समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते थे और जनरल सेक्रेटरी समाजवादी पार्टी के रह चुके हैं और नेशनल स्पोक्स पर्सन भी रह चुके हैं समाजवादी पार्टी से। 3 बार ये राज्यसभा के मेंबर इलेक्ट होके आए हैं, 3 टाइम्स, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं। तो इसका आंसर है अमर सिंह। अमर सिंह काफ़ी जानी माने हस्ती थे, पॉलिटिशियन थे, और समाजवादी पार्टी में उन्होंने कुछ दिनों तक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और नेशनल स्पोक्स पर्सन के रूप में सर्व किया था। और 2010 में कुछ विवादों के कारण उन्होंने पार्टी से रिजाइन किया था। उसके बाद अपने पद से रिजाइन किया था, उसके बाद उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। तो 2010 के बाद वो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, वो 2010 के बाद इंडिपेंडेंटली ही अपना राजनीतिक सफर तय कर रहे थे, ठीक है। 12 क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। द वर्ल्ड संस्कृत डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे दिस ईयर? 2020 में वर्ल्ड संस्कृत डे किस दिन सेलिब्रेट किया गया? ऑप्शन है 4 अगस्त, 3 अगस्त, 7 अगस्त, 5 अगस्त। तो इसका आंसर है 4 अगस्त। तो वर्ल्ड संस्कृत डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो एवरी ईयर श्रावण पूर्णिमा के दिन किया जाता है। श्रावण पूर्णिमा के दिन किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे बढ़ते हैं। रिसेंटली साइंटिस्ट डिस्कवर्ड एक्टिव वॉल्केनोज इन विच प्लैनेट? साइंटिस्ट ने रिसेंटली डिस्कवर किया है एक्टिव वॉल्केनोज जो जीवित ज्वालामुखी है, तो किस प्लैनेट पे है? जुपिटर, मार्स, वेनस, सैटर्न, बृहस्पति, मंगल, शुक्र और शनि। तो इसका जवाब है वेनस, ठीक है। इसका आंसर है वेनस। एक्चुअली वेनस को जो है अर्थ के इक्विवेलेंट माना जाता था, अर्थ के इक्विवेलेंट माना जाता था, और यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि लाइफ यहाँ बहुत पहले थी। बट अभी जो कंडीशन है, जो एटमॉस्फेयर है वेनस का, वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। और अभी रिसेंटली जो है अभी इस पे एक्टिव वॉल्केनोज भी ऑब्जर्व किए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं हम। Who has won the title FW Footballer of the Year 2019-20? ठीक है, किसको FW Footballer of the Year 2019-20 दिया गया? तो ऑप्शंस है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जॉर्डन हैंडरसन, रहीम स्टर्लिंग, थियरी हेनरी। तो इसका आंसर है जॉर्डन हैंडरसन। जॉर्डन हैंडरसन को इस साल का फुटबॉलर ऑफ द ईयर दिया गया, और ये बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से, इंग्लैंड एंड वॉल्स। और ये लिवरपूल जो क्लब है, लिवरपूल क्लब जो है उससे खेलते हैं, ठीक है।
सबसे ज़्यादा टाइम यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आप पूछा जा सकता है, सबसे ज़्यादा टाइम जो है ये अवार्ड किसको मिला है? तो थियरी हेनरी को सबसे ज़्यादा टाइम्स मिला है, वो 3 टाइम्स मिला है। ठीक है, रोनाल्डो को 2 टाइम्स मिला हुआ। 15th क्वेश्चन है यहाँ पे कि आईपीएल जो है 2022 भी हेल्ड इन विच कंट्री? 2020 में जो आईपीएल जो है कोविड-19 के कारण वो शिफ्ट हो गया था, तो अभी किस कंट्री में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? ऑप्शंस हैं यूएई, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया। तो इसका जवाब है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। सितंबर से स्टार्ट होगा ये, सितंबर से स्टार्ट होगा और नवंबर तक चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ADB has signed $200 million financial deal with which company to establish CC gas-fired power plant at Bangladesh, जो कि 718 मेगावाट का गैस फायर्ड पावर प्लांट एस्टेब्लिश करने के लिए 200 मिलियन का फाइनेंशियल डील साइन किया एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो किस कंपनी के साथ साइन किया गया? पहला ऑप्शन है सन सोलर पावर लिमिटेड, फायरर एलएनजी पावर लिमिटेड पावर प्लांट, रिलायंस बांग्लादेश, ठीक है, और आशुगंज पावर स्टेशन। तो इसका आंसर है रिलायंस बांग्लादेश। रिलायंस बांग्लादेश के साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 200 मिलियन डॉलर का फाइनेंशियल डील साइन किया है, जो कि गैस फायर्ड पावर प्लांट जो है एस्टेब्लिश करेगा 718 मेगा वाट का कैपेसिटी जिसका होगा। ठीक है, तो यहाँ से और एक क्वेश्चन निकल के आता है कि एडीबी का जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? एडीबी का हेडक्वार्टर जो है वो मैनिला शहर पे है। मैनिला शहर, मैनिला शहर पे है। और मैनिला कहाँ है? मैनिला फिलीपींस में। मैनिला जो है फिलीपींस में। और एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि अभी जो है एडीबी के प्रेसिडेंट कौन है? तो एडीबी के एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट जो है जापान कंट्री के मात्सुगु असाकावा, मात्सुगु असाकावा, मात्सुगु असा मात्सुगु असाकावा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17। Which district has topped in the Delta ranking as aspirational district under नीति आयोग? ड्यूरेशन है फेब 2020 से जून 2020 तक। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो नीति आयोग के तहत जो डेल्टा रैंकिंग जो मोस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, कुछ कैटेगरीज हैं वहाँ पे, अप्रोक्सीमेट 60 से 70 कैटेगरीज हैं। उस कैटेगरीज में नीति आयोग के तहत ये सर्वे किया गया है। ठीक है, तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है रैंकिंग में? तो इस सर्वे में कौन सा डिस्ट्रिक्ट सर टॉप किया था आपको बताना है। तो रीबॉई ऑप्शन है, रीबॉई, बहरेच, रीबॉई मेघालय में, बहरेच उत्तर प्रदेश में, बीजापुर जो है वो बीजापुर जो है छत्तीसगढ़ में, और पुणे जो है महाराष्ट्र में। तो बीजापुर यहाँ पे देखिए कि दो बीजापुर है, एक कर्नाटक नॉर्थ कर्नाटका में है और एक छत्तीसगढ़ में। तो इसका आंसर है बीजापुर। बीजापुर ने टॉप किया है। सेकंड पोजीशन पे रीबॉई है जो मेघालय सिटी की है और मेघालय स्टेट में है, और ये टॉप किया हुआ है, ये सेकंड रैंक होल्डर है। और बहरेज जो है इसमें, बहरेज को थर्ड रैंक प्राप्त हुआ है जो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है,
आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। विच स्टेट सेट अ गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर प्लांटेशन ड्राइव कैरिड आउट बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉर मोस्ट स्पीसीज प्लांटेड साइमल्टेनियसली विद इन एन आवर ऑन 28 जुलाई? कौन सा स्टेट ने गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड दर्ज किया है अभी रिसेंटली सबसे ज़्यादा पेड़ एक साथ एक बार में अलग अलग प्रजाति के लगाने के लिए? तो ऑप्शन है आपके पास आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड। तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। इसके कुछ की हाइलाइट्स पॉइंट देख लेते हैं कि एक साथ जो 8 डिस्ट्रिक्ट में साइमल्टेनियसली 240 लोकेशंस में विद इन एन आवर, एक घंटे के अंदर 25 करोड़ जो पौधे हैं, 25 करोड़ पौधे 150 प्रजाति के, अलग अलग प्रजाति के लगाए हैं। तो ये एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड। नाइनटीन्थ नंबर क्वेश्चन पे है। 19th नंबर क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली अपॉइंटेड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एसपी हेवलेट पैकर्ड इंडिया? मैनेजिंग डायरेक्टर अभी किसे अपॉइंट किया गया है एसपी कंपनी का? पहला ऑप्शन है विनय अवस्थी, एंटोनिया नेरी, नीलम धवन, केतन पटेल। तो इसका आंसर है केतन पटेल। केतन पटेल को अभी रिसेंटली हेवलेट पैकर्ड इंडिया का मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया और ये इंडिया, श्रीलंका, नेपाल के लिए कंबाइंड मैनेजिंग डायरेक्टर रहेंगे। इससे पहले विनय अवस्थी थे, फॉर्मर जो एसपी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे वो विनय अवस्थी थे। नीलम धवन भी रह चुकी है एसपी के मैनेजिंग डायरेक्टर। नीलम धवन, आई थिंक नीलम धवन अभी आईसीआईसीआई बैंक के किसी हेड पोस्ट में है, मुझे कंफर्म नहीं पता अभी। Which company recently became world's most valuable company in publicly traded, surpassing the state-oil giant company Saudi Aramco? कौन सी कंपनी जो है अभी रिसेंटली वर्ल्ड का मोस्ट वैल्यूएबल पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी बनी है? और ये जो है सऊदी अरामको जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज के वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज में मानी जाती है, उसको सरपास्ट की है। ठीक है, तो ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, एप्पल, गूगल। तो इसका आंसर है एप्पल। इसका आंसर एप्पल है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। Which country has passed a bill in its house for scholar exchange with India and to study the work and legacies of Mahatma Gandhi and civil rights leader मार्टिन लूथर किंग जूनियर? किस कंट्री ने इंडिया के साथ समझौता करते हुए अपने पार्लियामेंट्री हाउस में बिल पास किया स्कॉलर एक्सचेंज के लिए, जो कि महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जो है जूनियर है, उनके आइडियोलॉजीज और उनकी प्रिंसिपल्स और उनके कार्य जो है, जो उनके वर्क है, उसके बारे में स्टडी और स्कॉलर एक्सचेंज प्रोग्राम जो है इम्प्लीमेंट करने की बात कही जा रही। तो ऑप्शन है आपके पास यूएसए, यूके, साउथ अफ्रीका और रसिया। तो इसका आंसर है यूएसए। इसका आंसर यूएसए। तो आते हैं, जानते कुछ डिटेल्स नोट्स इस समझौते के बारे में। तो जो ये बिल है ये स्पॉन्सर्ड बाय इंडियन अमेरिकन कांग्रेसमैन फ्रॉम कैलिफोर्निया। ठीक है,
और इसके इस बिल के अकॉर्डिंग जो है, जो स्टडी द लीडर लेगेसीज विजिट हिस्टोरिकल साइट, जो लीडर्स का जो वर्क है उसके बारे में स्टडी किया जाएगा। हिस्टोरिक जो साइट्स हैं इंडिया और यूएसए में, उसमें विजिट्स होंगे। और जो इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल था, फ्रीडम के लिए जो स्ट्रगल था उसके बारे में, और जो यूएसए में जो सिविल राइट्स मूवमेंट था उसके बारे में डिटेल्स स्टडी होगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, इन विच कंट्री सैबिक, सैबिक क्या है, सऊदी बेसिक इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, एक कंपनी है सऊदी अरब की, काफ़ी बड़ी कंपनी है, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, केमिकल प्रोडक्शन कंपनी है, हैज सेट टू एस्टेब्लिश वर्ल्ड्स नंबर 1 लार्ज केमिकल प्लांट, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी केमिकल प्लांट एस्टेब्लिश करने जा रही है, जो कि फुल्ली ऑपरेटेड बाय रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि फुल्ली ऑपरेटेड होगा रिन्यूएबल एनर्जी से। ऐसी सैबिक जो कंपनी है वो किस कंट्री में इस तरह की फैक्ट्री लगाने जा रही है? ऑप्शन है आपके पास जर्मनी, यूएसए, स्पेन, जापान। तो इसका आंसर है स्पेन। स्पेन में जो है सैबिक वर्ल्ड की लार्जेस्ट केमिकल प्लांट लगाने जा रही है, और ये फुल्ली रिन्यूएबल एनर्जी पे रिन्यूएबल एनर्जी पे ये ऑपरेट होगी। ठीक है, इसके कुछ की पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। कार्टेजेना जो सिटी है वहाँ पे ये फैक्ट्री स्टेब्लिश होगी, और ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट कंपनी होगी केमिकल प्रोडक्शन में, जो फुल्ली रिन्यूएबल एनर्जी पे रिन्यूएबल पावर पे ये काम कर रही है। और अभी क्या हो रहा है कि 2,63,000 जो है सोलर पैनल जो लगाए जा रहे हैं, ताकि ये फुल्ली सोलर पैनल पे ऑपरेट कर सके, और ये फुल्ली ऑपरेशनल जो होगा वो 2024 में होगा। 100 मेगावाट कैपेसिटी के सोलर पैनल लगाया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं हम लोग। विच शिपिंग लिमिटेड कंपनी हैज अपॉइंटेड उर्जित पटेल एज एडिशनल डायरेक्टर फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स? कौन सी शिपिंग लिमिटेड कंपनी ने उर्जित पटेल को रिसेंटली एडिशनल डायरेक्टर के पोस्ट पे अपॉइंट किया है? तो पहला ऑप्शन है GES, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। दूसरा ऑप्शन है SR शिपिंग। तीसरा ऑप्शन है SCI शिपिंग कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। और चौथा ऑप्शन वरुण शिपिंग। तो इसका आंसर है GES, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट प्राइवेट शिपिंग कंपनी है। ठीक है, उर्जित पटेल की बात करते हैं। उर्जित पटेल जो है वो इंडिया के RBI के 24th RBI गवर्नर रह चुके हैं, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 24th गवर्नर रह चुके हैं, और इनका कार्यकाल 2 सितंबर 2016 से दिसंबर 2018 तक था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, सिक्स्थ ब्रिक्स एनवायरमेंट मिनिस्टर मीटिंग हेल्ड ऑन 30th जुलाई, विच कंट्री वाज प्रेसाइडिंग द मीटिंग? ठीक है, कौन सी कंपनी जो है इस मीटिंग को लीड कर रही थी, अध्यक्षता जो है इस मीटिंग की कौन सी कंट्री कर रही थी? ब्रिक्स में आपको पता होगा कि 5 देश हैं। पहला ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो सिक्स्थ ब्रिक्स इन्वायरमेंट मिनिस्टर मीटिंग हेल्ड ऑन 30th जुलाई को सिक्स्थ इन्वायरमेंट मीटिंग जो है
संपन्न हुआ था, तो उसकी अध्यक्षता कौन कर रही थी, कौन सी कंट्री कर रही थी? ऑप्शन है इंडिया, रसिया, साउथ अफ्रीका, चाइना। तो इसकी अध्यक्षता जो है रसिया कर रही थी, ठीक है, रसिया कर रही थी। और 2021 में इसकी अध्यक्षता जो है इंडिया करेगी, 2021 में। कुछ की पॉइंट्स जानते हैं इस मीटिंग के, जो हाईलाइटिंग द एफर्ट मेड बाय इंडिया इन कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन। श्री जावड़ेकर सेड दैट इन 2015 इंडिया लॉन्च द एयर क्वालिटी इंडेक्स। 2015 में इसके अकॉर्डिंग जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटरिंग जो है 10 सिटी में लॉन्च किया गया था 2015 में। और ये अभी तक एक्सटेंड होके 122 शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो लागू किया गया, ठीक है। गोल क्या है नेक्स्ट ईयर 2024 तक पोल्यूशन को 20 to 30% रिड्यूस करना है 2024 तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पे, इंडियन ओरिजिन डॉक्टर रिसेंटली इलेक्टेड हेल्थ कमिश्नर ऑफ NYC न्यूयॉर्क सिटी। इंडियन ओरिजिन का डॉक्टर है जिसे रिसेंटली हेल्थ कमिश्नर ऑफ न्यूयॉर्क सिटी नियुक्त किया गया। ऑप्शन है डॉक्टर डेव ए चौकसी, सैम अरोरा, अरविंदर हैरी, केविन थॉमस। तो इसका जवाब है डॉक्टर डेव ए चौकसी। इनको न्यूयॉर्क सिटी का हेल्थ कमिश्नर नियुक्त किया गया। रिसेंटली IIM फाउंडेशन स्टोन लेड इन विच स्टेट। IIM जो है वो नई कॉलेज बनाने की, नया इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है, उसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। तो किस स्टेट में उसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा झारखंड और चौथा जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका आंसर है हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में IIM का फाउंडेशन स्टोन रखा गया, मतलब नया IIM यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज बनाया जा रहा है। तो कंट्री में टोटल IIM कितने हैं? टोटल IIM जो है 20 है अभी तक, और इसको लेके 21 हो जाएगा। ये HP के हिमाचल प्रदेश के धौला कुआं शहर में सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में लगाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। फॉर विच स्टेट रिसेंटली DD चैनल हैज लॉन्च। DD चैनल जो है, DD दूरदर्शन जो है वो किस स्टेट स्पेसिफिक के लिए लॉन्च किया गया? मणिपुर, हिमाचल, सिक्किम, असम। तो इसका जवाब है असम। DD असम अभी लॉन्च किया गया है, DD असम लॉन्च किया गया है। और ये कवर करेगा नॉर्थ ईस्ट के जो सारे स्टेट्स हैं उनको कवर करेगी। Which former NSD director has passed away recently served as longest tenure ever as a NSD director? कौन से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के डायरेक्टर हैं, जो डायरेक्टर थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा टाइम तक एज ए डायरेक्टर NSD में सर्व किया और रिसेंटली उनकी मृत्यु हुई? ऑप्शंस है इब्राहिम अलकाजी, मोहन महर्षि, सत्तू सेन, कीर्ति जैन। तो इसका आंसर है इब्राहिम अलकाजी। इब्राहिम अलकाजी ने
18 साल तक एनएसडी एज अ एनएसडी के डायरेक्टर सर्व किया। ठीक है, कुछ डिटेल्स हम जानते हैं उनके जीवन के बारे में। उनका जन्म जो हुआ था 1925 में 18 अक्टूबर, और मृत्यु जो है 4 अगस्त 2020 में हुआ था। और ये टेन्योर जो है डायरेक्टर 1966 में बने थे और 1977 तक 1977 तक वो सर्व किए। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। विच इंडियन सिटी, आई थिंक ये रॉन्ग मेरे को लग रहा है, ये डेटा रॉन्ग लग रहा है तो आप अभी मत देखो, बट एग्जैक्टली नहीं पता मुझे कितने साल सर्व किए हैं, तो आप देख लेना एक बार। विच इंडियन सिटी होल्ड रैंक 15 फॉर मोस्ट सर्विल्ड cities in the world, report by UK based Comparitech कंपनी। यूके बेस्ड कंपेरिटेक जो कंपनी है, उन्होंने एक सर्वे किया है। उसके अकॉर्डिंग जो इंडिया का कौन सा शहर है जो मोस्ट सर्विल्ड, सबसे ज़्यादा जो सुरक्षा के नज़रिए से जो सबसे ज़्यादा निगरानी की जाती है, उन सिटीज़ के कैटेगरी में आते हैं मोस्ट 15, अंडर 15। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे। इसका आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद आई थिंक 15th रैंक है हैदराबाद में वर्ल्ड मोस्ट सर्विल्ड सिटीज। और सेकंड में चेन्नई आती है, सेकंड में चेन्नई आती है, आई थिंक 26 रैंक है। और थर्ड में दिल्ली आती है। मीन्स सबसे ज़्यादा यहाँ पे सीसीटीवी कैमराज और जो है सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट करके रखी गई है ताकि क्राइम रेट को कम किया जाए। कुछ की पॉइंट्स देखते हैं इस न्यूज़ के। तो तायुन जो शहर है वो टॉप रैंक पे आती है और ये चाइना में है। और हैदराबाद 15 नंबर पे आती है और ये जो है एवरी 1000 पीपल में हैदराबाद में 29.99 सीसीटीवी कैमराज लगे हुए, मतलब 1000 पर्सन में 1000 पीपल में अप्रोक्सीमेट 30 सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम कि नोबेल प्राइज विनर जॉन ह्यूम had recently passed away. In which field he got the Nobel Prize? जो जॉन ह्यूम थे वो पॉलिटिशियंस भी थे और सोशलिस्ट भी थे। तो ये आयरलैंड कंट्री से बिलोंग करते हैं जॉन ह्यूम। ठीक है, और इनको नोबेल प्राइज मिला था 2000 या 1998 के करीब, या नहीं, देखते हैं। तो इनको किस फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया था? लिटरेचर, साइंस, पीस और साइकोलॉजिकल एंड मेडिसिन। तो इसका जवाब है पीस, शांति के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं इनके बारे में। जॉन ह्यूम जो थे 1937 में पैदा हुए थे और 2020 में इनकी मृत्यु हो गई। इनको जो है सम्मिलित जो है 1998 में नोबेल पीस प्राइज विथ डेविड ट्रैम्बल के साथ में नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। और ये जो है इन्हें गांधी पीस प्राइज और मार्टिन लूथर किंग अवार्ड से भी नवाजा गया। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
Padma Shri awardee Sri Mukund Lath has passed away. He was related to which field? Music, literature, economics, science. तो श्री मुकुंद लत जो है अभी उनकी मृत्यु हो गई हाल ही में। वो पद्मश्री जो अवार्ड होता है, फोर्थ हाईएस्ट अवार्ड, सिटीजन अवार्ड होता है इंडिया में, उससे सम्मानित किया गया था। तो वो किस चीज़ से रिलेटेड थे? तो इसका आंसर है म्यूजिक। श्री मुकुंद लत जो है वो म्यूजिक से रिलेटेड है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। वी हैव रिसेंटली सेलिब्रेटेड 38th और 78th एनिवर्सरी ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, ऑन विच डेट इट वाज स्टार्टेड। रिसेंटली 78th एनिवर्सरी हम लोग क्विट इंडिया मूवमेंट का सेलिब्रेट किए, तो किस डेट में ये एग्जैक्टली स्टार्ट हुआ था? क्विट इंडिया जो भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो किस डेट में स्टार्ट किया गया था? पहला ऑप्शन है 8 अगस्त 1942, दूसरा ऑप्शन है 7 अगस्त 1941, तीसरा ऑप्शन 5 अगस्त 1943, चौथा ऑप्शन 4 अगस्त 1942। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, 8 अगस्त 1942 को ये स्टार्ट किया गया था और ये बॉम्बे से स्टार्ट हुआ था। बॉम्बे में कांग्रेस के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो मीटिंग थे, उसके बाद ये क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। और यहाँ पे ही महात्मा गांधी ने नारा दिया था डू और डाई, डू और डाई का नारा दिया था, करो या मरो, करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु हैज रिसेंटली अपॉइंटेड एज यूपीएससी चेयरमैन। तो यूपीएससी का चेयरमैन अभी रिसेंटली किसे अपॉइंट किया गया? तो ऑप्शन है आपके पास अरविंद सक्सेना, विनय मित्तल, प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी और प्रदीप तिवारी। तो इसका आंसर है प्रोफेसर प्रदीप कुमार तिवारी। प्रदीप कुमार जोशी को रिसेंटली यूपीएससी का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। ठीक है, इससे पहले फॉर्मर जो थे वो थे अरविंद सक्सेना, फॉर्मर यूपीएससी के जो चेयरपर्सन थे अरविंद सक्सेना थे। तो यूपीएससी गवर्नमेंट की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट होती है, उसकी रिक्रूटमेंट यूपीएससी करवाती है। ठीक है, और एक ये इंडिपेंडेंट बॉडी है कॉन्स्टिट्यूशन की, भारत के संविधान की एक स्वतंत्र बॉडी है। ठीक है, तो ये जो रिक्रूटमेंट और इसके कार्य जो है, जो वर्किंग और इसके जो जो भी राइट्स हैं, वो आर्टिकल 315 टू 323 के अंदर आती है यूपीएससी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 34। सीआरपीएफ अपॉइंटेड रिसेंटली एज अ न्यू आईजी टू होम? मनोज दुबे, डॉक्टर एपी माहेश्वरी, जुल्फिकार हसन, सोनल वी मिश्रा। तो इसका जवाब है सोनल वी मिश्रा। सोनल वी मिश्रा को रिसेंटली सीआरपीएफ का न्यू आईजी के तौर पे उसे अपॉइंट किया गया। पहले ये न्यू आईजी जो इंस्पेक्टर जनरल होते हैं उनके रूप में अपॉइंट किया गया, और ये सीआरपीएफ में आई थिंक थर्ड हाईएस्ट पोस्ट होती है। इसके ऊपर होती है एडिशनल डायरेक्टर जनरल, और उसके बाद होती है डायरेक्टर जनरल। ठीक है, हु हैज अपॉइंटेड रिसेंटली एज अ कैग ऑफ इंडिया? जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है,
कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रिसेंटली अभी किसे अपॉइंट किया गया? तो ये बड़ा न्यूज़ था। जीसी मुर्मू को अभी गिरीश चंद्र मुर्मू को अभी रिसेंटली कैग नियुक्त किया गया, कैग ऑफ इंडिया। और मनोज सिन्हा जो थे, मनोज सिन्हा, सत्यपाल मलिक, राजीव महर्षि जो थे वो फॉर्मर कैग ऑफ इंडिया थे, ठीक है। सीएजी ऑफ इंडिया फॉर्मर थे वो राजीव महर्षि। अभी जीसी मुर्मू को अपॉइंट किया गया। जीसी मुर्मू इससे पहले जो थे वो जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी थे। तो वहां से उनको हटा के यहाँ पे कैग ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया। कैग ऑफ इंडिया जो होता है वो नियंत्रक एंड महालेखा परीक्षक जिसे बोला जाता है, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक। तो जो भी यहाँ पे कैग क्या करती है कि जो भी पार्लियामेंट में, संसद में या फिर जो राज्यसभा में, विधानसभा में जो भी बिल पास होती है और जो भी डेवलपमेंट और जो भी चीज़ें जो डेवलपमेंट या जो भी फंड यूज होती है सरकार की, उसका ब्यौरा जो है कैग रखती है, ठीक है। कैग को उसका रिपोर्ट देना पड़ता है। कोई भी आप फंड यदि यूज कर रहे हो तो उसका ब्यौरा देना पड़ता है कि आपने कहाँ पे कितना फंड यूज किया, ठीक है। और कैग क्या करती है, ये रिपोर्ट जो है ये राष्ट्रपति को सौंपती है, ठीक है। 36 क्वेश्चन पे आते हैं। हु हैज अपॉइंटेड रिसेंटली एज अ एलजी ऑफ जम्मू कश्मीर? रिसेंटली जो अभी बात कर रहे थे जीसी मुर्मू को हटाया गया है जम्मू कश्मीर के एलजी के पद से। तो अभी रिसेंटली किसे अपॉइंट किया गया? ऑप्शंस हैं जो राजीव महर्षि, जीसी मुर्मू, सत्यपाल मलिक, मनोज सिन्हा। तो इसका जवाब है मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा को अभी रिसेंटली लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर नियुक्त किया गया। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नर में डिफरेंस क्या होता है? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या होता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर यूनियन टेरिटरी के लिए बनाया जाता है। यूनियन टेरिटरी जो होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं, वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर पोस्ट किए जाते हैं। और जो हमारे राज्य हैं वो राज्य में गवर्नर होते हैं। तो जो ये क्या है, अंतर क्या है गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर में? लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होते हैं वो डायरेक्ट कंस्टिट्यूशनल स्टेट के हेड नहीं होते हैं, बट गवर्नर जो होते हैं स्टेट के कंस्टिट्यूशनल हेड होते हैं, ठीक है। और एलजी क्या होती है? एलजी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होते हैं वो एक एजेंट की तरह काम करते हैं, एक एजेंट की तरह काम करते हैं जिसे प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया हो, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नर में, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। बीसीसीआई सस्पेंड्स टाइटल स्पॉन्सरशिप डील जो कि 2190 करोड़ रुपए की थी विथ विच चाइनीज कंपनी फॉर आईपीएल 2018 टू 22। 2018 टू 22 बीसीसीआई ने आईपीएल के लिए जो स्पॉन्सर कंपनी थी उससे डील किया था 2190 करोड़ रुपए में। तो वो अभी कैंसिल कर रही है वो डील, ठीक है। तो कौन सी चाइनीज कंपनी थी? पहला ऑप्शन एमआई, दूसरा ऑप्शन ऑनर, तीसरा ऑप्शन ओप्पो, चौथा ऑप्शन वीवो। तो इसका जवाब है वीवो। वीवो जो है आईपीएल की स्पॉन्सर कर रही थी आईपीएल को 2018, 19
2018 और 19 आईपीएल को स्पॉन्सर वीवो ने किया, ठीक है। और ये कॉन्ट्रैक्ट जो था 2022 तक का था, 2022 तक वीवो स्पॉन्सर करती, बट अभी जो इंडो चाइना जो क्लैश चल रहा है उसके वजह से बीसीसीआई ने उसका कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड कर दिया। तो इसका आंसर वीवो है। 38 क्वेश्चन पे आते हैं। गूगल पार्टनर्स विथ विच इंडियन स्टेट फॉर फ्री डिप्लॉय ऑफ टूल्स एंड सर्विस इन स्कूल टू मेक सिंपल डिजिटल लर्निंग प्रोसेस। जो गूगल है किस इंडियन स्टेट के साथ पार्टनरशिप किया हुआ है, ये क्या करेगी गूगल अभी फ्री जो एजुकेशन रिलेटेड टूल्स हैं, डिजिटल एजुकेशन से रिलेटेड टूल्स हैं, और जो जो भी लर्निंग प्रोसेस है उसका सर्विस प्रोवाइड करेगी स्कूल्स में। तो ये कौन सा स्टेट के साथ ये पार्टनरशिप किया हुआ? ऑप्शन है आपके पास आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र। तो गूगल ने महाराष्ट्र के साथ ये पार्टनरशिप किया है, और ये गूगल प्रोवाइड करेगी बहुत सारे टूल्स जो हैं, मेनली गूगल सूट करके एक टूल्स है जिसे गूगल प्रोवाइड करेगी। और गूगल प्रोवाइड करेगी, और ये अप्रोक्सीमेट 2.5 करोड़ जो हैं टीचर्स एंड स्टूडेंट इस प्रोग्राम के तहत बेनिफिट मिलेगा इनको। तो अभी क्या हो रहा है कि कोरोना वायरस के चलते, लॉकडाउन के चलते जो एजुकेशन सिस्टम है वो कम्प्लीटली डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रही है, ठीक है। तो ये डिजिटल लर्निंग प्रोसेस में सारे स्कूलों में ये टूल्स जो भी लगेंगे और उसका सर्विसेज है ये इंस्टॉल करना और उनको सर्विस प्रोवाइड करना, ये फ्री गूगल कर रही है, ठीक है, फ्री कर रही है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 39 क्वेश्चन में NSDC announces collaboration with which digital learning platform company to provide online hands-on skill guided program। NSDC जो है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है, सॉरी काउंसिल है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो किस कंपनी के साथ, किस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ ऑनलाइन जो है कोलैबोरेशन किया है टू प्रोवाइड ऑनलाइन हैंड्स ऑन स्किल गाइडेड प्रोग्राम। जो स्किल्ड इंडिया के तहत जो है नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो किस ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ कोलैबोरेशन किया। तो पहला ऑप्शन है यूडेमी, दूसरा इंटेलीपार्ट, तीसरा सिंपली लर्न, चौथा माइक्रोसॉफ्ट। तो इसका आंसर है सिंपली लर्न। सिंपली लर्न के साथ जो NSDC ने कोलैबोरेशन किया है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो स्किल्ड इंडिया के तहत ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट हैं उसको स्किलफुल बनाया जा सके। तो ऑनलाइन जो कंटेंट है, ऑनलाइन कंटेंट ये ऑलमोस्ट 1000 आवर्स ऑनलाइन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस और टीचिंग्स जो है वो प्रोवाइड करेगी सिंपली लर्न। कुछ की पॉइंट्स देखते हैं। 100,000 आवर्स जो है, 100,000 आवर्स डिजिटल प्रोग्राम अंडर कैटेगरीज ऑफ, जो कैटेगरीज हैं इसमें है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डेटा, डेटा साइंस, बिजनेस इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। और ऑल प्रोग्राम्स आर डिजाइंड विथ यूनिक ब्लेंडेड लर्निंग स्ट्रक्चर which provide learners theoretical understanding and practical hands-on experience with digital skill, ठीक है। और
इसका जो डिटेल्स है NSTC ई लर्निंग पोर्टल में आपको मिल जाएगा प्रोग्राम के बारे में, कितने प्रोग्राम है, और ये एंड्रॉयड मोबाइल ऐप पे भी काम करेगा। ठीक है। विच कंट्री विल कंस्ट्रक्ट मेमोरियल फॉर मार्टर्ड इंडियन सोल्जर्स? इंडियन सोल्जर जो शहीद हुए हैं उनके लिए कौन सा कंट्री मेमोरियल बनाने जा रही है? पहला ऑप्शन बांग्लादेश, दूसरा ऑप्शन नेपाल, तीसरा भूटान, चौथा ऑप्शन श्रीलंका। तो इसका आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है अभी इनको इंडिपेंडेंस मिले हुए जब 1971 में इंडिया जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो वार हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किया था, तो अभी इनको आज़ाद हुए बांग्लादेश बने हुए 50 साल हो गए हैं। तो इस 50 साल में इंडियन सोल्जर्स ने जो वार हुआ था बांग्लादेश और पाकिस्तान में, तो इंडियन सोल्जर्स का काफ़ी ज़्यादा योगदान था वहाँ पे। तो बांग्लादेश को बनाने के बाद 50 साल पूरे हो गए, तो इंडियन सोल्जर्स के लिए जो मेमोरियल एज ए मेमोरियल वहाँ पे बांग्लादेश कंस्ट्रक्ट करने जा रही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रीज फर्स्ट किसान स्पेशल ट्रेन फ्लैग्ड ऑफ रिसेंटली इन बिटवीन विच स्टेट्स? कंट्री का पहला किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन जो है वो चलाया गया है किन दो राज्यों के बीच? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र बिहार, दूसरा ऑप्शन है पुणे दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र यूपी, और चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र बिहार। ठीक है, ये पंजाब दिल्ली है। तो इसका जवाब है महाराष्ट्र और बिहार। महाराष्ट्र और बिहार के बीच में रिसेंटली जो है किसान स्पेशल ट्रेन जो है फर्स्ट किसान स्पेशल ट्रेन चलाया गया है, और इसको चलाया गया है महाराष्ट्र के देवलाली स्टेशन से दानापुर बिहार तक। ठीक है। और इसको चलाने का मेन उद्देश्य है कि जो फसल जो भी किसान उगाते हैं महाराष्ट्र में या बिहार में, तो एक दूसरे स्टेट्स में जल्दी से जल्दी वो फसल पहुंचे और उसका रेट जो किसानों को उसका एग्जैक्ट रेट मिले। ठीक है। तो स्पेसिफिकेशंस इसका देखते हैं कि क्या है। ट्रेन 1519 किलोमीटर कवर करेगा ऑलमोस्ट 32 आवर्स में। ठीक है। और इसका हॉल्ट जो रहेगा 14 स्टेशन में रहेगा, 14 स्टेशन में रहेगा। नासिक, मनमद, इटारसी, सतना, प्रयागराज, बक्सर, 14 स्टेशन में रुकेंगे। और इसमें फ्रेश मीट, मिल्क, मछली, फिश प्रोडक्ट्स, मतलब इसमें नया जो फर्स्ट एवर मल्टी कमोडिटी ट्रेन्स विल हैव फ्रोजन कंटेनर टू इंश्योर कोल्ड सप्लाई के लिए फ्रोजन कंटेनर भी है इसमें। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएशन है अभी, क्योंकि अभी लॉकडाउन के चलते आप देख रहे हैं कि कहीं भी सामानों का आवाजाही नहीं हो पा रहा, जिसके कारण फल फ्रूट्स सब्जियां सभी के रेट बढ़ते जा रहे हैं। तो इस इनिशिएशन के जरिए ट्रांसपोर्ट और ज़्यादा इजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। न्यू प्लांट स्पेसीज डिस्कवर्ड नेम्ड आर्डिसिया रामास्वामी after after M.S. Ramaswamy, an early 20th century botanist who helped to expand the knowledge on Indian flora. Which research team has discovered the species? Recently अभी
एक पौधे की नई प्रजाति की खोज हुई है जिसका नाम आर्डिसिया रामास्वामी दिया गया है, आफ्टर द नेम ऑफ MS रामास्वामी, जो 20वीं सदी के 20वीं सदी के बोटानिस्ट थे, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो नॉलेज जो है काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया है उन्होंने इंडियन फ्लोरा रिलेटेड पौधों के बारे में। तो विच रिसर्च टीम हैज़ डिस्कवर्ड द स्पेसीज, कौन सा रिसर्च टीम ने अभी उस स्पेसीज को डिस्कवर किया? सो JNT, BGRI, FRI, TFRI, IARI, ठीक है। तो ये है जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटेनिकल एंड गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट, FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, TFRI ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसका जवाब है जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल एंड बोटेनिकल गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये जो पौधा है ये नई स्पेसीज है, ठीक है। हार्डली ये 2 से 3 फुट का होता है, और ये अन्नामलाई टाइगर रिजर्व जो है वेस्टर्न घाट्स तमिलनाडु, ये वहाँ पाया गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। विच इंटरनेशनल क्रिकेटर हैज हिट्स मोस्ट सिक्सेस एज अ कैप्टन, ब्रेकिंग ऑफ रिकॉर्ड, MS धोनी का रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए एज अ कैप्टन सबसे ज़्यादा 6 हिट करने वाले इंटरनेशनल क्रिकेटर का नाम क्या है? तो इयान मॉर्गन, फैफ डु प्लेसिस, स्टीव स्मिथ, कैन विलियमसन। तो इसका आंसर है इयान मॉर्गन, ठीक है। इन्होंने MS धोनी का जो सबसे ज़्यादा सिक्सेस हिट करने का जो रिकॉर्ड है एज अ कैप्टन, उसको तोड़ा। क्वेश्चन नंबर 44 में है कि SIIA जो सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है हैज साइंड अ डील ऑफ $150 million for manufacturing of 100 million doses for COVID-19 vaccine for India and other low economy countries with which company? सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है अभी रिसेंटली $150 million का जो प्रोजेक्ट है साइन किया है, और ये प्रोजेक्ट के अंडर जो है 100 मिलियन डोजेस जो है इनको बनाना है, और कंट्रीज जो है लो इकोनॉमिक कंट्रीज और इंडिया में इनको सप्लाई करना है। तो ये किस कंपनी के साथ ये डील साइन किया? बिल गेट्स फाउंडेशन, रिलायंस इंडिया, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट। इसका आंसर है बिल गेट्स फाउंडेशन, ठीक है। सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को हम इस अभी रिसेंटली न्यूज़ में हम देखे थे कि ये अभी जो कोविड-19 की वैक्सीन बन रही है, ये अभी सेकेंड और थर्ड फेज टेस्टिंग के लिए इसे अलाउ कर लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूट हैज won first prize in Smart India Hackathon 2020 for non-stop 36 hours digital product development at नोएडा। नोएडा में जो है स्मार्ट इंडिया हैकेथलॉन जो कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया था, उसके अंतर्गत क्या था कि नॉन स्टॉप 36 आवर डिजिटल प्रोडक्ट डेवलपमेंट कोडिंग हो रहा था। तो उसके विनर कौन है? DRDO, अड्डा, IIT दिल्ली, DIIT। तो इसके विनर जो है DIIT, डिफेंस इंस्टीट्यूट एंड एडवांस टेक्नोलॉजी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया फॉर यूनिकॉर्न बेस कंपनी 2020? यूनिकॉर्न बेस कंपनी में इंडिया का क्या रैंक है अभी 2020 में? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? तो इसका इंडिया का रैंक फोर्थ है। पहले इंडिया थर्ड रैंक पे थी, बट अभी थर्ड रैंक पे यूके आ गई है। तो यूनिकॉर्न बेस कंपनी क्या होती है? यूनिकॉर्न बेस कंपनी जो होती है, ऐसी कोई भी कंपनी, प्राइवेट कंपनी जो जिसका जो है वैल्यूएशन जो है 1 बिलियन डॉलर से ज़्यादा हो, वो यूनिकॉर्न बेस कंपनी के कैटेगरी में आती है। ठीक है, तो इंडिया में बहुत सारी कंपनी है, जैसे कि पेटीएम है, फ़ोनपे है, इसके अलावा स्विगी है, जोमेटो है। ये सब यूनिकॉर्न बेस कंपनी के लिस्ट में आती है। ओयो है ना। तो पहले जो इंडिया का रैंक था थर्ड था, अभी इंडिया का रैंक फोर्थ हो गया है और यूके थर्ड पोजीशन पे आ गया है। इस लिस्ट में सबसे पहले यूएसए है, सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न बेस्ड कंपनियां यूएसए में है। और दूसरे नंबर पे इस लिस्ट में चाइना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 में आते हैं। इंडियाज फर्स्ट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन विल एस्टेब्लिश्ड इन विच स्टेट? जो स्नो लेपर्ड है, जो बर्फीला जो चीता बोलते हैं, बर्फीला चीता, तेंदुआ, तेंदुआ एक्चुअली। तो बर्फीला जो तेंदुआ है, उसका कंजर्वेशन सेंटर बन रहा है। तो इंडिया के किस स्टेट में बन रहा है वो? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। इसका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो है इंडिया का फर्स्ट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर बन रहा है। ठीक है, इसके कुछ, ये स्नो लेपर्ड है, आप देख सकते हैं फोटो में, ये स्नो लेपर्ड है और ये बर्फीले इलाकों में ही रहती हैं। और ये हिमालयन जो रेंज है वो 3,000 से 4,500 की ऊंचाई के ऊपर ही रहती है, मीटर की ऊंचाई के ऊपर ही रहती है। और स्नो लेपर्ड को जो है शेड्यूल 1 के तहत जो शेड्यूल 1 एनिमल के कैटेगरी में रखा गया है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, और एक ये इंडेंजर्ड स्पेसीज है, इंडेंजर्ड एनिमल है। जो इंडेंजर्ड एनिमल के कैटेगरी में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसको इंडेंजर्ड एनिमल के कैटेगरी में रखी हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अंडर सबमेरिन ओएफसी प्रोग्राम विच एरिया टू बी कनेक्टेड टू mainland? अंडर सबमेरिन ओएफसी प्रोग्राम जो है, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन प्रोग्राम जो है, वो किस एरिया को mainland से जोड़ेगी? ऑप्शंस है यहाँ पे, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन दीव, श्रीलंका। तो mainland जो इंडिया की है, वो mainland से अंडमान निकोबार को जोड़ने का काम करेगी ये सबमेरिन ओएफसी प्रोग्राम, जिसे रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि 2300 किलोमीटर लॉन्ग सबमेरिन केबल जो है लगाया जाएगा और
इससे क्या होगा कि जो मोबाइल कनेक्टिविटी और इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है उसको और ज़्यादा दुरुस्त बनाया जाएगा। 49th क्वेश्चन पे है, इंडियन रेलवे हैज़ रिसेंटली लॉन्च एन एप्लीकेशन फॉर मॉनिटरिंग रियल टाइम डिफेक्ट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, व्हाट इज द टाइप ऑफ द एप्लीकेशन। इंडियन रेलवे ने रिसेंटली एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था कि रियल टाइम जो डिफेक्ट है उसको मॉनिटर कर लेगा। तो किस टाइप का ये एप्लीकेशन है? तो इसका आंसर है OHE, ओवरहेडेड इक्विप्ड ओवरहेडेड इक्विपमेंट एप्लीकेशन है ये। तो इसके की पॉइंट्स क्या क्या हैं देखते हैं। द ओवरहेड इक्विप एप विल मॉनिटर द ओवरहेड वायर इन रियल टाइम। ओवरहेड जो वायर होती है उसको रियल टाइम मॉनिटर करेगी और इफ एनी डिफेक्ट विल कम इट विल अलर्ट द इंडियन रेलवेज को ये अलर्ट कर लेगी। ये इस पे GPS सिस्टम भी है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम पे भी काम करेगी। ठीक है, रियल टाइम जो प्रॉब्लम्स हैं और रियल टाइम जो पोजिशनिंग है उसको उसका इंफॉर्मेशन ये देते रहेगी। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 58 पे। UPSC हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द सिविल सर्विस फाइनल रिजल्ट। UPSC ने हाल ही में अभी सिविल सर्विसेज का रिजल्ट अनाउंस किया फाइनल। तो इस साल जो है फर्स्ट टाइम सबसे पहले EWS जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है कैटेगरी उसको रिजर्वेशन दिया गया था। तो कितना परसेंटेज रिजर्वेशन दिया गया था? ऑप्शन है आपके पास 5%, 15%, 10%, 8%। तो इसका जवाब है 10%। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के लिए UPSC ने 2019-20 में पहली बार रिजर्वेशन दिया था और इसके अकॉर्डिंग 10% और EWS कैटेगरी के कैंडिडेट को रिजर्वेशन दिया गया। ठीक है, अप्रोक्सीमेट आई थिंक 829 कैंडिडेट्स में अप्रोक्सीमेट 68 और 67 कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया है EWS कैटेगरी से। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे चैनल को और वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।